हेलो फर्स्ट ईयर, मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट अर्थशास्त्र। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पूंजीवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिज्म। आधुनिक युग में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी अंतर पाए जाते हैं। फिर भी 7 के समूह के देश G7 जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा की अर्थव्यवस्थाएं तथा 4 एशियन टाइगर्स हांगकांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ताइवान एवं 3 एशियन कब्ज इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की अर्थव्यवस्थाएं निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्थाएं अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं। जबकि चीन व क्यूबा की अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और क्योंकि इसमें भूतकाल में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व तथा केंद्रीय नियोजन होता है, लेकिन चीन 1979 से आर्थिक उदारीकरण के मार्ग पर चल पड़ा है, जिससे वहाँ भी बाजारीकरण व निजीकरण का प्रभाव बढ़ा है। अब वहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था का पुराना कठोर रूप ना पाकर विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बाजारीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण की प्रवृत्तियां पाई जाने लगी हैं, जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जा रही है। रूस की अर्थव्यवस्था भी अब भी साम्यवादी थी, लेकिन वर्तमान में वहां भी स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था पाई जा रही है। ये एक व्यापक किस्म का परिवर्तन है। ब्रिटेन में भूतकाल में समाजवादी के प्रयोग किए थे, लेकिन वहां भी पिछले कुछ वर्षों से निजी क्षेत्र के विकास का जोर पकड़ा है। काफी सीमा तक सार्वजनिक उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण किया गया है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से नियोजित विकास के मार्ग पर चल पड़ा है। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में, विभिन्न राष्ट्रों में पूंजीवादी, समाजवादी व साम्यवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। शुद्ध पूंजीवाद, प्योर कैपिटलिज्म। अर्थशास्त्र की पुस्तकों में ज़्यादातर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का ही विवेचन मिलता है। अधिकांश आर्थिक सिद्धांत पूंजीवाद की पृष्ठभूमि में समझाए जाते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री पूंजीवाद के शुद्ध रूप को हमारे समक्ष रखा था। अतः सर्वप्रथम हम शुद्ध पूंजीवाद किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत भी जापान की हाई तकनीक से सर्वाधिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। चीन, रूस, पूर्वी यूरोप के कई देश पूंजीवाद की तरफ मुड़ गए हैं। पूंजीवाद अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा। पूंजीवाद मुख्यतः पूंजी का उपयोग करना अथवा उत्पादन की घुमावदार विधियों का उपयोग करना मात्र है। पूंजी का उपयोग व उत्पादन की घुमावदार विधियों तो समाजवाद में भी देखने को मिलती है। ये दोनों बातें श्रम पूंजी व तकनीकी ज्ञान आदि की उपलब्धि पर निर्भर करता है। लॉक्स व हिटनी के मतानुसार पूंजीवाद की परिभाषा व अन्य आर्थिक प्रणालियों में इसका अंतर इसकी संस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसे निजी व्यक्ति अकेले अथवा समूह के रूप में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व रखते हैं, और वह प्राय अपनी पसंद के अनुसार इन आर्थिक साधनों के उपयोग करने का अधिकार रखते हैं। पूंजीवाद की उपयुक्त परिभाषा में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की बात की गई है, और इन साधनों के उपयोग में इनके स्वामियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अतः पूंजीवादी व्यवस्था के लिए मजदूरी पर श्रमिक से काम करवाना एवं व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाने में उनका उपयोग करना आवश्यक माना गया है। पूंजीवादी के मुख्य लक्षण व विशेषताएं। पहला, निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी आदि पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। व्यक्ति या व्यक्ति समूह कानूनी तरीके से अपना कारखाना, खेत व
खान रख सकते हैं और उन्हें संचालित कर सकते हैं। पूंजीवाद में सरकार निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करती है। सरकार निजी संपत्ति का कानून बनाती है। व्यक्तियों के बीच लेन देन के समझौतों को कानूनी मान्यता सरकार देती है। निजी संपत्ति में केवल भौतिक पदार्थ जैसे मकान, कारखाने, दुकान आदि ही नहीं आते, बल्कि संपत्ति में सूक्ष्म रूप से जैसे व्यक्तियों के बीच के हुए समझौते भी आते हैं। दूसरा है उत्तराधिकार या विरासत। वैसे तो उत्तराधिकार की बात निजी संपत्ति के जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें पूंजीवाद का एक पृथक संस्था भी माना जा सकता है। निजी संपत्ति का स्वामी अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति किसी भी उत्तराधिकारी को देने का अधिकार रखता है और वह उत्तराधिकारी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तीसरा है उद्यम की स्वतंत्रता। निजी संपत्ति की अवधारणा को उत्पादन के साधनों तक फैलाने में उद्यम की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति या व्यक्ति समूह काम धंधे का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 50,000 रुपये हैं तो इससे अपनी दुकान लगा सकता है या फैक्ट्री या किसी अन्य आर्थिक क्रिया में लगा सकता है, वह इसके लिए स्वतंत्र है। श्रमिक के संबंध में उद्यम की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यवसाय व काम धंधा चुनने की व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए अगर वह डॉक्टर बनना चाहता है तो वह बन सकता है, यानी उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। चौथा, उत्पादन में निजी लाभ का उद्देश्य। पूंजीवाद में उत्पादन का प्रत्येक साधन अपने लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय करता है। दूसरे शब्दों में हम इसे निजी लाभ की प्रेरणा कह सकते हैं। निजी लाभ की प्रेरणा स्वतंत्र उद्यम का अंग होती है। लाभ की मात्रा कुछ कुल प्राप्तियों व कुल लाभों का लागतों का अंतर होती हैं। सभी उद्यमकर्ता लाभ की प्रेरणा से कार्य करते हैं और इन प्राप्त राशियों व लागत में अधिकतम अंतर रखने का प्रयास रखते हैं, यानी लाभ अधिकतम करने का उनका मुख्य उद्देश्य होता है। अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस विधि में समाज के उत्पादन के साधनों का विभिन्न उपयोग में सर्वोत्तम आवंटन या वितरण होता है। पांचवा है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। लाभ की प्रेरणा व उपभोक्ता का पसंद परस्पर जुड़े हुए हैं। लाभ उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में अधिक मिलता है जिसमें उपभोक्ता अधिक पसंद करते हैं। अतः पूंजीवाद के संदर्भ में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता को प्राय पृथक से चर्चा आती है। यह कहा जाता है पूंजीवाद में उपभोक्ता एक राजा होता है। वह बाजार में किसी भी वस्तु या वस्तु निर्माते के भाग्य का निर्णय करता है। उसकी पसंद बाजार भावों के माध्यम से प्रकट होती है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिन्हें उपभोक्ता अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका लाभ अधिकतम होता है। कुछ लोग उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पर संदेह करते हैं, क्योंकि उपभोक्ता की आमदनी सीमित होने से उसकी सार्वभौमिकता काल्पनिक हो जाती है। वह विज्ञापन आदि देखकर उत्पादित माल में से चुनाव करता है, इसलिए सार्वभौमिकता उसकी नहीं बल्कि वास्तव में उत्पादकता की होती है। छठा है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा शुद्ध पूंजीवाद के विवेचन का एक प्रमुख शर्त है। इसका अर्थ है कि साधन बाजार व वस्तु बाजार में अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता पाए जाते हैं। इससे एक क्रेता अथवा एक विक्रेता के कार्यों का मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का आशय है कि समस्त क्रेता व समस्त विक्रेता मिलकर साधन व वस्तुओं के भाव निर्धारित करते हैं और अकेले क्रेता और अकेले विक्रेता के लिए ये भाव दिए हुए माने जाते हैं। एक अकेले क्रेता को तो केवल
यह तय करना पड़ता है कि वह प्रचलित कीमत पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदे एवं एक अकेले विक्रेता को यह तय करना पड़ता है कि वह कितनी मात्रा बेचे। प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वस्तु की संतुलित कीमत मांग व पूर्ति के शक्तियों के आधार पर तय होती है। सातवीं विशेषता है निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए सरकारी व्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार का होना आवश्यक माना जाता है। यदि सरकार नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति छल छिद्र या बल प्रयोग से दूसरे की संपत्ति छीन लेगा या हड़प लेगा। सरकार आंतरिक व्यवस्था व सुरक्षा की देखभाल करती है। सरकार आवश्यकता पड़ने पर इस व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए हस्तक्षेप भी करती है, लेकिन अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से पूंजीवाद का स्वरूप बदल जाता है। अगली विशेषता है केंद्रीय योजना का अभाव। पूंजीवाद के उपयुक्त लक्षण के अलावा कुछ विद्वान केंद्रीय योजना का अभाव भी विशेषता मानते हैं। इस अर्थव्यवस्था में अनेक आर्थिक इकाइयों की क्रियाओं में परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिए कोई केंद्रीय योजना नहीं होती। वस्तु व साधनों के बाजार मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं होकर बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होते हैं। लेकिन केंद्रीय योजना के अभाव का अर्थ यह नहीं है कि पूंजीवाद में सरकार का आर्थिक जन पे जरा भी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप व केंद्रीय नियोजन दोनों अलग अलग बातें हैं। पूंजीवाद का संपूर्ण केंद्रीय नियोजन से तालमेल नहीं बैठता। पूंजीवाद का प्रचलित रूप या आधुनिक स्वरूप। पहला, निजी स्रोतों से उत्पन्न बाजार अपूर्णताएं, जिसमें पहला आएगा सीमित क्रेता व सीमित विक्रेता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होते हैं, जिससे साधन की कीमत व वस्तु की कीमत पर एक क्रेता एक विक्रेता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस संदर्भ में बाजार की अपूर्णताएं क्रेता पक्ष अथवा विक्रेता पक्ष अथवा दोनों की ओर से उत्पन्न हो सकती हैं। क्रेता की ओर एक क्रेता, दो क्रेता व कुछ क्रेता पाए जा सकते हैं। इसी तरह विक्रेता पक्ष की तरफ से एक विक्रेता यानी एकाधिकारी, दो विक्रेता द्वैधाधिकारी या कुछ विक्रेता यानी अल्पाधिकारी पाई जा सकते हैं। हमें विक्रेता पक्ष की ओर से उत्पन्न एकाधिकारी दशाओं पर विशेष ध्यान देना है। कभी कभी अनेक विक्रेता वस्तु के भेद के वातावरण में काम करते हुए पाए जा सकते हैं, जिसे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। यह स्थिति अमेरिका में बहुत पाई जाती है। वस्तु भेद के कारण प्रत्येक विक्रेता कुछ अंश तक एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं और अन्य विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरा है कंपनी संगठन। आधुनिक तकनीक व बड़े पैमाने के उत्पादन में व्यावसायिक जगत में कंपनी व निगम का आधार पर संगठन विकसित किया है। इसमें स्वामित्व व नियंत्रण के बीच खाई उत्पन्न हो गई है। शेयर होल्डर कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जबकि वेतनभोगी मैनेजर प्रबंध संबंधी निर्णय लेते हैं। कंपनी संगठन के कारण एकाधिकार को बढ़ावा मिला है। तीसरा है एकीकरण। आधुनिक पूंजीवाद में कुछ कंपनियां आपस में मिल जाती हैं। एकीकरण में दो या अधिक कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, जिसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है। वह अपना अस्तित्व बनाए रखती है, जबकि दूसरे को मिटा देती है। जब एक ही वस्तु को बनाने वाली कंपनियां आपस में मिलती हैं तो उसे क्षैतिज एकीकरण कहते हैं। जब एक वस्तु के उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में लगी कंपनियां, जैसे इस्पात उद्योग में कच्चा लोहा, कोयला आदि उत्पन्न करने वाली कंपनियां आपस में मिलती हैं,
तो उसे लंबवत एकीकरण कहते हैं। एकीकरण के पीछे कई उद्देश्य होते हैं। अधिक पूंजी प्राप्त करना, बड़े पैमाने में बचत का उपयोग करना, प्रतिस्पर्धा को मिटाना। इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है। इससे कीमतें बाजार में निश्चित न होकर स्वयं एकीकृत कंपनी तय करती है तो प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों से ऊंची होती है। फोर्थ है मजदूरी संघ व सामूहिक सौदेकारी। आजकल मजदूर संघों के कारण मजदूर प्रतिस्पर्धात्मक मजदूरी से अधिक मजदूरी प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। इस प्रकार शुद्ध पूंजीवाद में बाजार अपूर्णताएं मजदूर संघों की तरफ से उत्पन्न हो जाती हैं। अब मालिकों का संगठन मजदूरों के संगठन के मुख्य औद्योगिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। इसे सामूहिक सौदेकारी कहते हैं। दूसरा पार्ट है सरकारी स्रोतों से उत्पन्न बाजार अपूर्णताएं। सरकार के कार्यों ने एक तरफ बाजार अपूर्णताओं को कम करने का प्रयास करा है तो दूसरी तरफ अपने कार्यों से नई अपूर्णताएं उत्पन्न की हैं। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए हैं तो निजी उद्योगों के नियंत्रण और नियमन भी किया है। सरकार कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा, न्याय, बिजली, गैस, टेलीफोन आदि सरकारी व्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन करती है जिसमें सार्वजनिक संस्थाओं का एकाधिकार पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से अलग अलग कीमतें वसूलती है। थैंक यू वेरी मच।